वंदे मातरम मित्रों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम लोग लगातार 2 दिन से भारत में मानसून टॉपिक पढ़ रहे हैं कि भारत के अंदर मानसून की क्या स्थिति होती है, मानसून किस प्रकार से आता है और उसके आने से कहाँ-कहाँ वर्षा होती है, मानसून लौटता कब है और मानसून के लौटने से कब वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भारत में कहाँ पे वर्षा होती है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली है और हमने मानसून की परिभाषा जाना, मानसून का अर्थ जाना। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखेंगे कि भारत में जो मानसून आता है, भारत में जो मानसून आता है, वो किन-किन प्रदेशों में आता है, किन-किन प्रदेशों में आता है और जिन प्रदेशों में आता है वहाँ वर्षा किस प्रकार होती है और वहाँ वर्षा होने से वहाँ की भौगोलिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है? वहाँ की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इन प्रदेशों में वर्षा किन पर्वतों के कारण होती है? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर जॉइन कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए मानसून का आना हम देख रहे हैं। हमने आपको कल बताया ही था कि मानसून के आने से भारत में 80% वर्षा हो जाती है और मानसून आता कब है, ये भी हमने आपको बताया था कि जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर 15 तारीख तक मानसून आता है और इसके आने से वर्षा होती है 80%। अब हम समझेंगे कि मानसून जो आता है, तो इस मानसून के आने से जो वर्षा होती है, उस वर्षा के होने के लिए पश्चिमी घाटी का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पश्चिमी घाटी की शाखा पे ही ये वर्षा सबसे पहले आती है। सबसे पहले भारत में मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों में प्रवेश होता है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि अगर भारत में सबसे पहले हमसे पूछा जाए कि मानसून कहाँ आता है, तो अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह के उत्तरी भागों में प्रवेश होता है। लेकिन क्या है कि ये अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह भारत के मुख्य भूभाग पे नहीं है। क्या है? भारत के मुख्य भूभाग पे नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं होती है, ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य भूभाग पे सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो भारत के मुख्य भूभाग पर सबसे पहले मानसून केरल के मालाबार तट से टकराता है और केरल के मालाबार तट से प्रवेश करता है, इससे टकराता है और आगे बढ़ के नीलगिरी, अन्नामलाई पर्वत और कार्डेमम की पहाड़ियों से ये मानसून टकराता है और मूसलाधार वर्षा कराता है। कहाँ पे? केरल में मूसलाधार वर्षा कराता है। आप जब मैप देखिएगा तो मैप का डायरेक्शन ऐसे मैं बना देता हूँ, इस टाइप से। केरल वाला जो हमारा भाग है, यहाँ पे केरल वाला भाग है और इस तरीके से हमारा क्या है, पश्चिमी घाटी की पहाड़ी है और ये हमारा पूर्वी घाटी वाली पहाड़ी है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक सेकेंड,
फिर से हम बना देते हैं। चलिए, ये हमारा केरल वाला पार्ट है, केरल वाला भाग है और ये हमारा पश्चिमी घाटी की पहाड़ी है, ठीक? पश्चिमी घाटी की पहाड़ी है, इधर हमारी पूर्वी घाटी की पहाड़ी है टूटी-फूटी और यहाँ पे नीलगिरी है, यहाँ पे कार्डेमम है, अन्नामलाई है और यहाँ पे कार्डेमम है। तो जो ये मानसून आती हैं दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आती हैं, ये पश्चिमी घाटी से तो टकराती ही हैं, इसके साथ-साथ नीलगिरी से टकराती हैं, नीलगिरी से टकराती हैं, कार्डेमम से टकराती हैं, अन्नामलाई से टकराती हैं और केरल ये वाले क्षेत्र में केरल में क्या करती हैं? मूसलाधार वर्षा कराती हैं। केरल में मूसलाधार वर्षा कराती हैं। केरल में मूसलाधार वर्षा कराती हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अर्थात मूसलाधार वर्षा का मतलब क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे? केरल में। केरल में। जिससे वहाँ के मिट्टी के छोटे-छोटे कण ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं और पथरीली मिट्टी ऊपर दिखने लगती है। केरल में जब ये जो केरल वाला एरिया है, केरल वाले एरिया में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जो मिट्टी के कण होते हैं, छोटे-छोटे जो मिट्टी के कण होते हैं, वो भूतल के अंदर चले जाते हैं। यानी ये भूतल के अंदर चले जाते हैं और जब ये छोटे-छोटे मिट्टी के कण भूतल के अंदर जाते हैं, तो ऊपर कैसी मिट्टी बचती है? पथरीली मिट्टी बचती है। आपके भी एरिया में देखिएगा कभी बारिश होता है, तो ऊपर की मिट्टी कट जाती है और वो पथरीली मिट्टी कभी-कभी दिखने लगती है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार केरल का जो एरिया होता है, वहाँ पथरीली मिट्टी देखने को हमें मिलती है। अब हमें समझना है, केरल की मिट्टी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ऊपर से पथरीली व अंदर से उपजाऊ होती है। केरल की जो मिट्टी होती है, वो ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है कि जो छोटे-छोटे मिट्टी के कण होते हैं, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से ज़मीन पथरीली हो जाती है, लेकिन अंदर से क्या होती है? उपजाऊ होती है, अंदर से उपजाऊ होती है। तो जो मिट्टी ऊपर से पथरीली हो लेकिन अंदर से उपजाऊ हो, ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं? लैटेराइट मिट्टी कहते हैं, लैटेराइट सॉइल बोलते हैं। लेटराइट मिट्टी की परिभाषा क्या होती है अगर हम देखें तो जब कभी भी मूसलाधार वर्षा हो और मिट्टी के छोटे-छोटे कण भूतल के अंदर घुस जाएं व पथरीली मिट्टी ऊपर दिखने लगे तो यह प्रक्रिया निच्छालन कहलाती है। तो जो लेटराइट मिट्टी होती है वो निच्छालन के प्रक्रिया से बनती है। इसके अंतर्गत ही लेटराइट मिट्टी की उपस्थिति देखने को मिलती है। ये चीज़ है। और केरल में वर्षा किस प्रकार की होती है अगर देखना है तो ये देख सकते हैं आपका केरल वाला इलाका है और जो मानसून आपकी आती हैं दक्षिण-पश्चिम से इस तरीके से आती हैं और ये नीलगिरी से टकराती हैं, अन्नामलाई से टकराती हैं, कार्डेमम से टकराती हैं और टकरा के ये वाले एरिया जो केरल का है आपका केरल के एरिये में मूसलाधार वर्षा कराती हैं। कैसी वर्षा कराती हैं? मूसलाधार वर्षा कराती हैं और मूसलाधार वर्षा कराने के कारण यहाँ पे क्या होता है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। कैसी मिट्टी का निर्माण हो जाता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है केरल के अंदर। ये लेटेराइट मिट्टी कैसी होती है? ये ऊपर से पथरीली होती है। ऊपर से पथरीली होती है लेकिन अंदर से क्या होती है? अंदर से ये उपजाऊ होती है। अंदर से कैसी होती है? उपजाऊ होती है और ऐसी मिट्टी किस प्रक्रिया के तहत बनती है? निच्छालन की प्रक्रिया के तहत बनती है। निच्छालन की प्रक्रिया के तहत बनती है। इतना चीज़ें हमने जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो लेटराइट मिट्टी होती है इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो इस प्रकार के मिट्टी पे मसालों की खेती की जा सकती है। अच्छा खासा मसाला उत्पादन होता है। तो देख सकते हैं कि केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी काजू की खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। चाय के बागान इस प्रकार के मिट्टी पे हो सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। तो मसाले हों या काजू हों या चाय हो, सभी चीज़ का उत्पादन ऐसी मिट्टी पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केरल में तो बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, लेकिन तमिलनाडु में वर्षा बहुत कम होती है।
तमिलनाडु में वर्षा क्यों कम होती है? क्योंकि तमिलनाडु वाला क्षेत्र आपका वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। कैसे क्षेत्र में आता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में आपका तमिलनाडु आ जाता है। कैसे आता है सर्वृष्टि छाया क्षेत्र में? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका पहाड़ी है, तो इससे टकराता है, तो केरल में तो इधर वर्षा करा देता है। लेकिन ये वाला इलाका आपका क्या है? तमिलनाडु का इलाका है। तो तमिलनाडु वाला पर्वत के वृष्टि छाया इस क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है। ये चीज़ है। अभी हम आगे जाके वृष्टि क्षेत्र देखेंगे डिटेल में। वृष्टि छाया क्षेत्र। तो केरल में अधिक बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु में बहुत कम, होती ही नहीं है। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गोवा में, गुजरात के दक्षिणी निचले भाग में, तेलंगाना में थोड़ी-मोड़ी वर्षा हो जाती है। कितनी वर्षा हो जाती है? थोड़ी-मोड़ी वर्षा हो जाती है। सर थोड़ी-मोड़ी वर्षा क्यों होती है? क्योंकि कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात का दक्षिणी निचला भाग, तेलंगाना ये सब कहाँ पे आते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र पहाड़ का दूसरा भाग, पहाड़ का दूसरा भाग। इधर वाले जो भाग हैं वो क्या हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र हैं। तो इस वाले भाग में क्या होगा? बारिश ज़्यादा होगी, लेकिन इधर वाले भाग में बारिश कम होगी, पहाड़ के दूसरे भाग में बारिश कम होगी। चलिए अभी वृष्टि छाया क्षेत्र हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र बोल-बोल के मैंने परेशान कर दिया है। तो देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की क्या है? पहाड़ी है। इस प्रकार की पहाड़ी है। तो पहाड़ का जो पहला वाला भाग है, पहला वाला भाग कौन है? ये वाला भाग। ये वाला भाग जो है यहाँ पे क्या होगी? बारिश ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो मानसून पवनें आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं। और ये मानसून पवनें इस तरीके से जो आ रही हैं, इस तरीके से जो मानसून पवनें आ रही हैं, तो ये क्या होंगी कि इस वाले भाग से टकराएँगी, और इस वाले भाग से टकरा के वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ये वाले पॉइंट पे होगा। ये वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे और कम होगा, तो इस पे सबसे ज़्यादा वर्षा होगा। ये जैसे ही पर्वत के इस भाग से टकराती हैं मानसून पवनें, तो ये जो बादल हैं, ऐसे बादल जिनमें पानी भरे हुए हैं, तो ये बादल टूटते हैं, और ये बादलों के टूटने से भयानक वर्षा होती है। तो भयानक वर्षा इस वाले साइड में होगी, और ये पर्वत का जो दूसरा भाग है, पहाड़ का जो दूसरा भाग है, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। ये उष्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी, वर्षा की मात्रा कम होती है, और इसी को हम बोलते हैं पवनामुखी। पवनामुखी बोलते हैं। विपरीत ढलान है ये वाला पहला ढलान है, और ये दूसरा ढलान को विपरीत ढलान हम बोलते हैं, और वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो कुछ मानसूनी पवनें क्या होती हैं कि थोड़ा ऊँचाई पे चली तो जाती हैं और यहाँ पे वर्षा करा देती हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्षा होती है वो क्या होती है? ये कम वर्षा होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र का कॉन्सेप्ट यही है कि पर्वत के पहले वाले भाग में वर्षा क्या होगी? ज़्यादा होगी, और पर्वत के जो विपरीत ढलान है, दूसरा वाला भाग है, वहाँ पे वर्षा कम होगी। पर्वत के जो पहला वाला ये भाग है, इसको बोलते हैं पवनाभिमुखी, और जो दूसरा ढलान है उसको बोलते हैं पवनामुखी। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। फिर इसके बाद क्या है? चलिए, तो हमने क्या किया कि पश्चिमी घाटी की शाखा से जहाँ-जहाँ वर्षा हो सकती थी, वो क्षेत्र हमने देख लिया। अब जो दूसरी क्षेत्र है, वो हम देखेंगे नर्मदा घाटी की उपशाखा। मानसून जब प्रवेश करती है, तो पश्चिमी घाटी पे वर्षा कराती है, और पश्चिमी घाटी से वर्षा कराते हुए जो मानसून होती हैं वो नर्मदा घाटी में भी मुड़ जाती हैं। यहाँ पे आपका विंध्याचल रेंज है, और यहाँ पे आपका सतपुड़ा रेंज है। ये आपका विंध्याचल है, ये आपका सतपुड़ा है, बीच में नर्मदा घाटी में मानसून पवनें घुस जाती हैं, और ऊपर-नीचे इस प्रकार से टकरा के यहाँ पे भारी वर्षा कराती हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कुछ है। मानसूनी पवनें विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा के मध्य में प्रवेश करके ऊपर-नीचे टकराकर मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा करा देती हैं। परिणाम स्वरूप नर्मदा नदी में बाढ़ आ जाता है, इसलिए नर्मदा नदी को दबंग नदी कहते हैं। यहाँ पर मानसूनी पवनें विंध्याचल पर्वत व सतपुड़ा के मध्य फंसकर ऊपर-नीचे टकराती है, जिसके कारण मूसलाधार वर्षा होती है। ये चीज़ हम यहाँ पे देख लिए।
कुछ मानसूनी पवनें छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वत से टकराकर छत्तीसगढ़ में वर्षा कराती हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र व झारखंड में कम मात्रा में वर्षा हो पाती है। तो जो नर्मदा घाटी की शाखा है उसके कारण एमपी में वर्षा हो रही है। सीजी यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड में वर्षा होगी। और कौन-कौन से पर्वत इस वर्षा में आएँगे तो आप देख सकते हैं। पहले जो मानसूनी पवनें थी वो दक्षिण-पश्चिम दिशा से आ रही थी और पश्चिमी घाटी की शाखा से होते हुए ये नर्मदा घाटी की शाखा में मानसूनी पवनें मुड़ जाएँगी। और जैसे ही मुड़ेंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विंध्याचल रेंज है और नीचे आपका सतपुड़ा है। तो जो मानसूनी पवनें यहाँ पे मुड़ी थी, ऊपर कभी विंध्याचल से टकराएँगी तो नीचे सतपुड़ा पे वर्षा होगा। सतपुड़ा से टकराएँगी तो विंध्याचल में वर्षा होगा, तो यानी ऊपर-नीचे टकराकर एमपी वाले भाग में मध्य प्रदेश में वर्षा करा देती हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैकाल पहाड़ी है जो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, सीजी के बॉर्डर पे है। तो कुछ मानसूनी पवनें टकरा कर यहाँ पे वर्षा कराती हैं और कुछ मानसूनी पवनें आगे बढ़ जाती हैं और आगे बढ़ के कहाँ पे वर्षा कराती हैं, झारखंड के अंदर वर्षा करा देती हैं। तो ये चीज़ हमें देखना है। ठीक? इतना हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। गिर पर्वत के द्वारा कहाँ पे वर्षा होती है? तो गिर पर्वत के द्वारा मानसूनी पवनें गिर पर्वत से टकराकर गुजरात के सौराष्ट्र में बारिश करा देती हैं, परंतु कच्छ के रण में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यह वह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं गिर पर्वत को। ये वाला इलाका हमारा गुजरात का इलाका है और यहाँ पे हमारा गिर पर्वत है। कौन-सा पर्वत है? गिर पर्वत है। और मानसूनी पवनें जो आ रही थी कुछ मानसूनी पवनें तो यहाँ पे वर्षा कराईं और कुछ ऊपर जाके नर्मदा के ओर मुड़ गई और कुछ मानसूनी पवनें गिर पर्वत से टकराएँगी। जो गिर पर्वत से मानसूनी पवनें टकराएँगी तो गिर पर्वत से टकराने के बाद जो आपका ये खाली वाला जगह है, गिर पर्वत के नीचे वाला भाग है, जो नीचे वाला आपका भाग है अ, ये कौन-सा भाग है? सौराष्ट्र का भाग है। सौराष्ट्र का भाग है तो यहाँ पे सौराष्ट्र में क्या होगा? वर्षा होगी अच्छी खासी। लेकिन जो गिर पर्वत के ऊपर वाला भाग है, जो गिर पर्वत के ऊपर वाला भाग है, जो गिर पर्वत के ये ऊपर वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण। तो कच्छ के रण में क्या होगी? वर्षा नहीं होगी। क्या होगी? वर्षा नहीं होगी। तो ये गिर पर्वत की भूमिका हमने देख लिया। इसके कारण सौराष्ट्र में वर्षा हो जाएगी, लेकिन कच्छ में वर्षा नहीं होगी। ये चीज़ हमने देख लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरावली पर्वत के कारण हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ वर्षा होती है। मानसूनी पवनों और अरावली पर्वत की दिशा समानांतर होने के कारण सारा मानसून दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में एक छोटी-सी राय सिन्हा की पहाड़ी है, जिससे यहाँ वर्षा नॉर्मल ही होती है। बची मानसूनी पवनें उत्तराखंड के शिवालिक पहाड़ से टकराकर साथ ही अन्य पहाड़ों से टकराकर बादल फट जाता है और भयानक वर्षा करा देती हैं। तो समझिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। हमने देखा कि जो मानसूनी पवनें आ रही थी, कुछ तो इधर पश्चिमी घाटी से टकरा के वर्षा कराई और कुछ क्या हुई नर्मदा घाटी की शाखा में चली गई, कुछ क्या बोलते हैं सौराष्ट्र वाले गिर पर्वत से टकरा के कर दी और कुछ सीधे जाएँगी ऐसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीधे जाएँगी तो यहाँ पे देख सकते हैं अरावली पर्वत है, तो मानसूनी पवनों की दिशा भी यही है, तो इसके समानांतर हो जाती है। तो जो अरावली पर्वत है, वो मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाती है। क्या करती है? नहीं रोक पाती है क्योंकि ये समानांतर है। सीधा-सीधा में ऐसे गिर पर्वत है, तो जो मानसूनी पवनों की दिशा है वो इसी तरीके से रहती है, तो नहीं रोक पाती है और नहीं रोकने के कारण ये अरावली को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच जाती हैं? ये दिल्ली वाले पार्ट में पहुँच जाती हैं और दिल्ली में पहुँच के ये वर्षा करा देती हैं। लेकिन जो वर्षा कराती हैं, कैसी वर्षा कराती हैं? सामान्य वर्षा कराती हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी है, राय सिन्हा की पहाड़ी, वो बहुत छोटी-सी पहाड़ी है, धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। तो बहुत छोटा पहाड़ होने के कारण ये मानसूनी पवनों को बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाता है, तो सामान्य वर्षा होती है। और ये दिल्ली से भी आगे कुछ मानसूनी पवनें बढ़ जाती है और ये जो उत्तराखंड वाला इलाका है, ये जो उत्तराखंड वाला इलाका है, आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय के
जो पहाड़ों के पार्ट हैं वो वहाँ बहुत सारा पहाड़ है, तो ये पर्वतों से जाके सीधे टकराती हैं मानसून पवनें, भयानक-भयानक बादल बना रहता है जो बड़े-बड़े पर्वतों से टकराता है। और यूके में कैसी वर्षा होती है, उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा हो जाती है, यहाँ बहुत बादल फटता है। जहाँ भी बादल फटता है वहाँ पे भयानक वर्षा होती है। तो जो अरावली पर्वत के कारण वर्षा होती है वो दिल्ली में सामान्य वर्षा हो जाती है और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा होती है। राजस्थान में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो पाती है। राजस्थान में बिल्कुल भी वर्षा क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, वो राजस्थान में अरावली पर्वत कैसी है? मानसूनी पवनों के समानांतर दिशा में है। मानसूनी पवनों के समानांतर दिशा में आपकी अरावली पर्वत है। तो इसलिए ये जो अरावली पर्वत यहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान का क्षेत्र है। कौन-सा क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्र है। तो मानसूनी पवनें क्या होती हैं? इसको क्रॉस करते हुए निकल जाती हैं, जिससे कि राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है, राजस्थान में सूखा पड़ जाता है। तो हमने देखा कि अरावली पर्वत के कारण दिल्ली में वर्षा हो पाती है, उत्तराखंड में वर्षा हो पाती है। ये 2 चीज़ें हमने देखा, ठीक? उत्तराखंड में बादलों का फटना होता है और अचानक से मूसलाधार वर्षा होती है। कहाँ बारिश कैसी होगी ये किस पे निर्भर करता है? पर्वतों के स्थिति पे। जहाँ पे जितना विशाल उच्चावच होगा वहाँ पे वर्षा उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन वर्षा कब होगी? जब ये मानसून पवनों को पर्वत रोकने की कोशिश करेंगे, अवरोध बनेंगे ये मानसूनी पवनों के लिए, तब वर्षा हो पाएगी। यानी कि पर्वतों की दिशा भी मायने रखती है। अगर मानसूनी पवनें ऐसे आ रही हैं और पर्वत की दिशा ऐसे है तो बारिश नहीं होगी। लेकिन मानसूनी पवनें ऐसे आ रही हैं और पर्वत इस प्रकार से है तो वर्षा हो जाएगी। छोटे पर्वत है तो वर्षा कम होगी, बड़ा पर्वत है तो वर्षा ज़्यादा होगी। तो हमने अरब सागर की शाखा के द्वारा जो वर्षा होता है, वो हमने देख लिया। अरब सागर की शाखा के द्वारा जो वर्षा होता था, उसमें पश्चिमी घाटी को हमने देखा, नर्मदा घाटी को देखा, गिर पर्वत को देखा, अरावली पर्वत को देखा। तो ये 4 जो पहाड़ी हैं इन 4 पहाड़ियों के कारण मानसून के आने से अरब सागर की शाखा के द्वारा वर्षा होती है। अब मानसून जब आता है तो एक और शाखा होती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, इसके कारण भी वर्षा होता है। जब दक्षिण-पश्चिम मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती हैं, तो ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक अरब सागर की शाखा ऐसे जाती है और एक जो इस प्रकार से जाती है पूर्वोत्तर में, इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो पूर्वोत्तर भारत में जाने की कोशिश करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के द्वारा भारत में कहाँ-कहाँ पे बारिश हो पाती है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश का आना, इसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत जो आपका 7 बहनों वाली राज्य जिन 7 राज्यों को आपस में हम 7 बहनें बोलते हैं, वहाँ पे बारिश होती है। मानसून दक्षिण-पश्चिम दिशा से आता है, केरल के मालाबार तट से टकराकर 2 भागों में बँट जाता है। एक अरब सागरीय शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो हमने ऊपर अरब सागरीय शाखा को देख लिया, अब हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधे मेघालय में चली जाती है। इस प्रकार से सीधे मेघालय में यहाँ पे चली जाती है। ठीक? सीधे मेघालय में चली जाती है, यहाँ कुछ बादल जो ज़्यादा हाइट पे चली जाती हैं, वो अरुणाचल से टकराकर अरुणाचल व असम में वर्षा करा देती हैं। मेघालय आपका ऐसे है, तो जो मानसूनी पवनें मेघालय में फँस जाती है, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया हैं, तो जो यहाँ पे फँस जाती हैं, तो मेघालय के नीचे ही बारिश करा देती हैं, लेकिन कुछ मानसूनी पवनें क्या होती हैं, बहुत हाइट पे जाती हैं और जो हाइट पे जाती हैं तो वो अरुणाचल के पहाड़ों से टकराकर और असम में एक निकिर पहाड़ी है, उससे टकराकर अरुणाचल और असम में वर्षा करा देती हैं। तो ये पहले हम इतना चीज़ें जानेंगे। इसके बाद क्या है, जो बादल कम हाइट पे होगी वो गारो, खासी, जैंतिया में चली जाएगी यानी मेघालय वाला क्षेत्र में ये आपका मेघालय वाला क्षेत्र है, ठीक? चली जाएगी और खासी पर्वत के नीचे मासिन राम व चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा कराएगी। तो जो आपका पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी पवनें आ रही हैं इस तरीके से, वो क्या होगा कि ये आपका गारो है,
ये आपका खासी है और ये आपका जैंतिया है। ये मेघालय में 3 पहाड़ स्थित हैं। तो क्या होता है कि ये मानसूनी पवनें यहाँ पे फँस जाती हैं और क्या कहते हैं कि खासी पर्वत से टकराकर खासी पर्वत के नीचे 2 शहर हैं मासिनराम और चेरापूंजी। तो मासिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है और भारत के ये 2 शहर हैं जहाँ पे सबसे अत्यधिक वर्षा होती है। इसके बाद क्या होता है कि यही मानसूनी पवनें कुछ ज़्यादा हाइट पे निकल जाती हैं। जो ज़्यादा हाइट पे निकल जाती हैं, वो आपका जो ये अरुणाचल है, ये अरुणाचल और असम है, अरुणाचल और असम में वर्षा करा देती हैं। असम में नीकिर की पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती हैं। जो मानसून गारो से टकराती हैं, गारो कौन है? यहाँ पे देखिए, कुछ मानसून ऐसे गारो से टकराती हैं और गारो से टकरा के क्या होती हैं, वो बिहार की तरफ मुड़ जाती हैं। आपका बिहार ये है, कुछ मानसून गारो से ऐसे टकराती हैं और गारो से टकरा के बिहार की तरफ मुड़ जाती हैं। जो बिहार के तरफ मुड़ने के बाद क्या होता है कि बिहार के पूर्वी भाग में तो वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे-जैसे वो पश्चिम की तरफ आगे बढ़ती हैं, तो वर्षा में कमी होने लगती है। यही मानसून आगे बढ़ते हुए नेपाल से टकराकर यूपी उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है। ये बिहार से ऐसे आगे बढ़ती हैं और ऊपर नेपाल से टकराकर यूपी में वर्षा ज़्यादा करा देती हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ते हुए ये दिल्ली पहुँच जाती हैं और दिल्ली में पहले से अरब सागरीय वाली शाखा आई रहती है, उसके कारण वर्षा हुआ रहता है। तो ये क्या होता है अरब सागरीय शाखा में मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। तो अरब सागरीय शाखा से मिल जाता है, फलस्वरूप दिल्ली में दोबारा वर्षा होने लगती है। तो भारत का दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ 2 चरणों में वर्षा होती है। वहाँ से ये मानसून आगे बढ़ते हुए हरियाणा में वर्षा कराता है, हिमाचल में वर्षा कराता है, पंजाब में वर्षा कराता है। तो पंजाब में सबसे लास्ट में वर्षा करा पाता है। फिर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वर्षा कराता है। लद्दाख में सबसे कम वर्षा होता है और पंजाब में सबसे लास्ट में वर्षा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है मानसून के आने की प्रक्रिया में। सबसे अंतिम में वर्षा कहाँ पहुँचता है? तो पंजाब में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख में, क्योंकि यह कई पहाड़ियों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम चेरापूंजी में होता है, जो मेघालय में आपका स्थित है। खासी पर्वत के नीचे पड़ता है ये शहर। सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होता है? केरल के मालाबार तट पे। 15 जुलाई तक ये मानसून पूरे भारत में फैल जाता है, ये चीज़ है। लेह लद्दाख में क्यों सबसे कम वर्षा होता है? क्योंकि वहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वो क्या है कि यहाँ पे काराकोरम पहाड़ है, लद्दाख पहाड़ है, जास्कर है, पीर पंजाल है। तो जब हिमाचल से या पंजाब से आपका जो मानसूनी पवनें हैं प्रवेश करती हैं, तो पर्वत देखिए कई पर्वत। तो ये जो लद्दाख वाला एरिया है यहाँ पे ये आपका ये क्या कहते हैं पीर पंजाल, जास्कर इसको क्रॉस करते हुए लद्दाख में पहुँचती हैं, तो जो मानसून होती है बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, तो लद्दाख वाले एरिया में बहुत कम बारिश करा पाती है। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप समझ सकते हैं अगर समझना चाहें तो। जो मानसूनी पवनें होती हैं, वो केरल के तट से टकराती हैं और केरल के मालाबार तट से टकराकर 2 भागों में बँट जाती हैं। ये वाली अरब सागर की शाखा है, जो पश्चिमी घाटी पे वर्षा कराती है, नर्मदा की घाटी पे वर्षा कराती है, गिर पर्वत पे कराती है, अरावली के थ्रू दिल्ली, उत्तराखंड में वर्षा करा देती है और जब केरल के मालाबार तट से मानसून टकराती है, तो एक तो अरब सागर की तरफ इधर वाली बढ़ गई, दूसरी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ऐसे पूर्वोत्तर भारत में चली जाती है। पूर्वोत्तर भारत में जब जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेघालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे गारो है, खासी है, जैंतिया है। तो इससे टकरा के मासिनराम चेरापूंजी में वर्षा कराती है और आगे बढ़ के असम और अरुणाचल में वर्षा करा देती है। और कुछ मानसूनी पवनें होती हैं जो गारो से, ये वाला भाग जो गारो यहाँ पे पर्वत है, इससे टकरा के बिहार की तरफ मुड़ जाती हैं। बिहार की तरफ मुड़ती हैं तो बिहार के पूर्वी भाग में ज़्यादा बारिश कराती हैं और पश्चिमी भाग में कम बारिश कराती हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पे नेपाल है, तो आप देख सकते हैं ऐसे नेपाल से टकराता है और यूपी में जोरदार बारिश कराते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए ये क्या होता है कि दिल्ली में मिल जाता है। दिल्ली में दोबारा इसके कारण वर्षा होती है और फिर ये हिमाचल में कुछ वर्षा कराता है, पंजाब में कराता है और हरियाणा में कराता है। इसके बाद ये आपका जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में वर्षा करा पाता है। तो ये प्रक्रिया है, आपको समझना है। तो आज का जो ये सेशन था ये कंप्लीट हो गया। आज के इस सेशन में हमने थोड़ा डिटेल में जाना कि मानसून किस प्रकार से आता है और जिस-जिस प्रदेश में मानसून के आने से वर्षा होती है, उस प्रदेश की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको इस सेशन में कुछ डाउट रह गया या कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। सेशन कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएँ। आपको अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमसे ज़रूर पूछें।